तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। और कभी कांटों से मत घबराना ऐ मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प एकेडमी में। और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस को। जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस में दो भाग हैं। पहला भाग है भारतीय राजनीति और दूसरा भाग है विश्व राजनीति। ठीक है, तो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं दूसरे भाग के पहले चैप्टर यानी विश्व राजनीति के पहले चैप्टर शीत युद्ध का दौर को। ठीक है, शीत युद्ध के दौर के सभी महत्वपूर्ण पॉइंट बिंदु सभी को जानेंगे। इस चैप्टर में पूरा में क्या है उसको जानेंगे और इसके सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे। ये दावा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं रहेगा। आपको किसी दूसरी किताब को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, किसी दूसरे वीडियो को कोई जरूरत देखने की जरूरत नहीं है। इससे संबंधित सारे प्रश्न, सारे उत्तर, सारे महत्वपूर्ण बिंदु आपके इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो में बताई गई सारी बातों को ध्यान से समझिएगा। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ भी आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आपके इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है मैंने सारे को यहाँ पर पहले चुन के लिख लिया है, जो एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और नॉलेज की दृष्टि से भी। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम लोग जानना शुरू करेंगे। सबसे पहले शीत युद्ध, जैसा कि चैप्टर का नाम है शीत युद्ध का दौर, हम लोग जानेंगे शीत युद्ध क्या है। तो आप लोग जब समझ लीजिए, दो देशों के बीच बनी हुई वैसी स्थिति जहां पर वास्तव में कोई युद्ध नहीं हो रहा हो लेकिन युद्ध होने की संभावना हो, उसे ही हम शीत युद्ध कहते हैं। अगर आप इसको तोड़ कर देखें तो शीत युद्ध को जब आप तोड़िएगा तो शीत और युद्ध, शीत का मतलब होता है ठंडा और युद्ध का मतलब होता है युद्ध, यानी वैसा युद्ध जो अभी वास्तव में युद्ध नहीं हो रहा हो, ठंडा हो, वहां पे दो व्यक्तियों या दो देशों के बीच में युद्ध नहीं हो रहा हो लेकिन युद्ध होने की संभावना बनी हो, उसे हम शीत युद्ध कहेंगे। इसी का प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आपके आ रहा है, चाहे तो आप उसको नोट डाउन करके रिमेंबर कर सकते हैं और एग्जाम के टाइम में रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी ही स्थिति कब से कब तक बनी हुई थी, तो याद रखिएगा 1945 से लेकर 1991 तक अमेरिका और सोवियत संघ रूस के बीच में बनी हुई थी, जिसे पूरी दुनिया शीत युद्ध के नाम से जानती है। ठीक है, अब पहले हम लोग जानेंगे कि अमेरिका और रूस यानी कि यूएसएसआर सोवियत संघ के बीच में ऐसी स्थिति क्यों बनी थी। तो मैं आपको बताता चलूं, हम जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक के बीच में। यह एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव भी है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला था। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध जो है वह 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध किनके किनके बीच में हुआ था, तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में हुआ था। ठीक है, तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन से थे, तो अमेरिका, सोवियत संघ रूस, ब्रिटेन और फ्रांस। ठीक है, और धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश आते हैं, तो जर्मनी, जापान और इटली। ठीक है, इन दोनों देशों के बीच मतलब इन दोनों गुटों के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर 1945 के बीच। ठीक ना, बात है 1945 की, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है और जो मित्र राष्ट्र है वह उनके सभी गुट मिलकर के धुरी राष्ट्र को पराजित कर देते हैं, मतलब हरा देते हैं। ठीक ना, इसका मतलब हुआ कि जर्मनी, जापान और इटली हार जाती है किन से, तो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस से। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद यह होता है कि पूरी दुनिया में सारे देश जो है आर्थिक तंगी की मार झेल रहे होते हैं, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध हाल फिलहाल में हुआ होता है। बस दो देश ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। कौन कौन से, पहला यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरा रूस। ठीक है, और रूस जो है अपने आसपास के पड़ोसी देश 15 देशों का एक समूह बना लेता है, जिसका नाम हो जाता है क्या, यूएसएसआर या संयुक्त राष्ट्र संघ रूस बोलते हैं उसको। ठीक है, यूएसएसआर। ठीक ना, तो संयुक्त राष्ट्र रूस और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, ये दोनों बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। वैसे तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय दोनों साथ में ही थे, लेकिन अब जो चूंकि दोनों ही ज्यादा बहुत शक्तिशाली है, और हम अक्सर देखते रहे होइएगा कि दो मजबूत व्यक्ति यानी दोनों एक ही वर्ग के व्यक्ति कभी मित्र नहीं हो सकते। पहला चाहेगा कि मैं दूसरा से आगे निकल जाऊं और दूसरा चाहेगा कि मैं पहले से आगे निकल जाऊं। ठीक यही भावना अमेरिका और रूस के बीच में काम कर रही थी। अमेरिका चाहता था कि दुनिया का एकमात्र शक्ति मैं रहूं, और जबकि सोवियत संघ चाहता था कि दुनिया का एकमात्र शक्ति मैं रहूं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो हुआ कि टकराव होने लगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि दोनों के विचार एक नहीं थे। अमेरिका पूंजीवाद विचारों का समर्थक था
और रूस जो है वह समाजवादी विचारों का समर्थक था। ठीक है, विचारों के टकराव के कारण यहीं से उनके बीच मतभेद शुरू होता है, यानी 1945 से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उनके बीच मतभेद शुरू होता है जो 1991 तक चलता है। ठीक है ना, उनके बीच में वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता है, लेकिन इनके बीच में तनातनी हमेशा बनी रहती है, इसी को हम लोग शीत युद्ध की संज्ञा देते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर बात क्या है कि शीत युद्ध होने से क्या क्या प्रभाव हुए। जैसा कि एक लंबा पीरियड चला है 1945 से लेकर 1991, यानी कि लगभग आपका 46 वर्ष यह युद्ध चला है। तो 46 वर्षों में शीत युद्ध का कुछ ना कुछ तो परिणाम जरूर हुआ होगा। जब युद्ध चल रहा है मतलब दोनों के बीच में तनातनी है, तो कुछ ना कुछ तो जरूर परिणाम आया होगा। इसके परिणाम क्या हुए, इसके क्या क्या प्रभाव हुए। तो सबसे पहला बात है क्या, इसमें महाशक्ति बनने की होड़ लग गई। महाशक्ति बनने की होड़ का मतलब क्या है, अमेरिका कोशिश करने लगा, हर वो संभव कोशिश करने लगा जिससे वह महाशक्ति बन जाए, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाए, और सोवियत संघ हर वो कोशिश करने लगा कि उससे वो आगे बन जाए। ठीक है, दूसरी बात क्या हुई, हथियारों की होड़ लग गई। हथियारों की होड़ का मतलब क्या होता है, अगर दो दुश्मन हो और दोनों ही मजबूत हो तो पहले के भीतर हमेशा एक डर बना रहता है कि अगर मैं हथियार नहीं खरीदता हूं तो सामने वाला हथियार खरीद के मुझे मार डालेगा, है ना। या अगर कोई हमारा दुश्मन कोई हथियार खरीदता है तो हम भी सुरक्षा के लिए हथियार खरीद लेते हैं। इसी प्रकार अमेरिका सोवियत संघ के डर से और सोवियत संघ अमेरिका के डर से दोनों ही देश परमाणु शक्ति से संपन्न हो गए, मतलब हथियार की होड़ लगा लिया, अपने देश में बहुत सारे हथियार रख लिए। ठीक है, तीसरा परिणाम क्या हुआ, विचारात्मक टकराव हुए। अब चूंकि हम जानते हैं कि अमेरिका पूंजीवाद का समर्थक है और सोवियत संघ समाजवादी विचार का समर्थक है, दोनों अपने विचारों को दुनिया में एक दूसरे से श्रेष्ठ बताना चाह रहे थे, जिसके कारण विचारों का टकराव दोनों के बीच में हुआ। उसके बाद क्या परिणाम हुए, तो इन दोनों के बीच में जो वर्चस्व दिखाने का होड़ लग गया कि मैं वर्चस्वशाली हूं तो मैं वर्चस्वशाली हूं, मतलब दोनों ही पूरी दुनिया पर अपना अपना वर्चस्व दिखाने लगे, और यही शीत युद्ध का प्रभाव हुआ जो आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है वह है क्यूबा का मिसाइल संकट। अगर आप अपने एनसीईआरटी की बुक को देखेंगे तो सबसे पहले यही पॉइंट दिया गया है क्यूबा का मिसाइल संकट क्या है, तो थोड़ा जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा मार्कर की सहायता से नक्शा बनाकर बताने का प्रयास करूंगा। उतना अच्छा तो नक्शा नहीं बनेगा, बस आप लोग समझिएगा इस बात को। मान लीजिए ये दुनिया का नक्शा है, ये निचला हिस्सा, मैं दक्षिणी हिस्सा बता रहा हूँ आपका। अमेरिका अगर आप लोग नक्शा जानते होंगे तो अमेरिका यहाँ पे है। ठीक है, ये अमेरिका वाला साइड है, और रूस जो है भारत के ऊपरी हिस्सा यानी चीन के ऊपरी हिस्सा में आता है। मान लीजिए ये रूस है, और रूस जो है वह संयुक्त संघ का केंद्र हुआ करता था, मतलब मुखिया हुआ करता था, और अमेरिका देश यहाँ पर है। इसी के निकट में एक देश है जिसका नाम है क्यूबा। क्या नाम है, क्यूबा। और क्यूबा जो है द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश का मतलब क्या होता है, जिसके चारों तरफ से पानी हो। ठीक ना, तो क्यूबा जो है अमेरिका से सटा एक द्वीपीय देश था, है ना, था तो अमेरिका से सटा हुआ, लेकिन ये इसका जो संबंध था वह सोवियत संघ से अच्छा था। मान लीजिए आपका पड़ोसी जो है वह आपके दुश्मन का दोस्त हो, कैसा फील होगा आपको, आप अपने पड़ोसी को मारना पीटना चाहेंगे, है ना। आप कोशिश करेंगे कि अरे यार मेरा पड़ोसी है, फिर मेरे दुश्मन का ये साथ क्यों दे रहा है, मेरे घर की बातों को वो क्यों बता रहा है। ठीक वही काम करता था क्यूबा, किसके साथ, तो मतलब अमेरिका के साथ। ये था तो सटा हुआ अमेरिका से, अमेरिका का पड़ोसी देश था, किंतु यह मदद करता था किसकी, सोवियत संघ की, यानी यह सोवियत संघ के नजदीक था बहुत ज्यादा, है ना। और इसी बात का फायदा उठाया किसने, तो सोवियत संघ ने। सोवियत संघ ने सन 1962 में, ध्यान रखिएगा, सन 1962 में क्या किया, इसको सैनिक अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया और यहाँ पर अपने जंगी बेड़े को ला दिया। ठीक ना, जंगी बेड़े मिसाइल वगैरह को यहाँ पर क्यूबा में ठिकाना में लगा दिया, और इस प्रकार लगाया कि अमेरिका अब जो है रूस के मतलब जो है एकदम सैनिक ठिकाने के सामने आ गई। अगर रूस चाहता, सोवियत संघ चाहता तो एक बार में पूरा अमेरिका को ब्लास्ट कर सकता था, पूरा अमेरिका को बर्बाद कर सकता था। ठीक है, तो इस बात की खबर अमेरिका को कितने हफ्ते बाद पता चली, तो 3 हफ्ते के बाद अमेरिका को पता चली कि ये बात कि सोवियत संघ रूस ने मेरे ऊपर क्या किया है, जो है मिसाइलों को तैनात कर दिया। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका कुछ भी ऐसा करने से घबरा रहा था जिससे दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो गया, क्योंकि दोनों के बीच में अगर युद्ध होगा तो नुकसान केवल एक को तो होगा नहीं, नुकसान दोनों को झेलना पड़ेगा। इस बात को लेकर अमेरिका डर रहा था। ठीक है, लेकिन फिर भी वह इस बात को लेकर दृढ़ था कि सोवियत संघ रूस जितना जल्दी हो सके अपने जंगी बेड़े को वापस ले ले, नहीं तो वो युद्ध की कार्रवाई को आगे करेगा। ठीक ना, ऐसी स्थिति पूरे विश्व में बन गई थी, सारे विश्व को लग रहा था कि युद्ध होकर रहेगा। लेकिन फिर भी सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव और अमेरिका के जो नेता थे जॉन एफ कैनेडी, दोनों ने समझदारी से काम लिया और युद्ध नहीं किया।
ठीक ना। इस बिंदु को, इस अमेरिका के इस क्यूबा के मिसाइल संकट को पूरे शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ भी निकल रहा है, क्यूबा के मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस वक्त ऐसा लग रहा था कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच युद्ध होकर रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पूरी दुनिया ने चैन की सांस ली, यानी पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से बची रही। ठीक है, आप जान चुके हैं। आगे हम लोग देखेंगे जापान पर परमाणु हमला। ये बात शीत युद्ध से पहले की है, 1945 की है। अमेरिका, मैंने बताया जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में हुआ था। धुरी राष्ट्र में कौन कौन थे? तो जापान, जर्मनी और इटली थे। और मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे? तो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और सोवियत संघ थे। ठीक है, तो अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के समय पूरी दुनिया को अपना ताकत दिखाने के लिए जापान के 2 शहर, याद रखिएगा, जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 बम गिराए। दोनों बम का नाम था, एक बम का नाम था लिटिल बॉय, एक बम का नाम था फैटमैन। लिटिल बॉय की क्षमता 30 टन थी और फैटमैन की क्षमता 25 से 30 टन थी। और इसको गिराया कब गया था? तो ध्यान रखिएगा, एक बम 6 अगस्त 1945 को और दूसरा बम 2 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। कहां? तो जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था। यह इतना भयावह दृश्य था कि पूरा दोनों शहर हिरोशिमा और नागासाकी पूर्ण रूप से बर्बाद हो गए। और बर्बाद होने के कारण आज भी वहां लक्षण दिखाई देते हैं कि वहां पर जन्म लेने वाले बच्चे विकलांग जन्म लेते हैं। और अमेरिका ने सिर्फ ऐसा इसलिए किया था ताकि पूरी दुनिया उससे डर सके, उसके वर्चस्व को समझ सके। ठीक है, लेकिन जापान शहर इससे बर्बाद हो गया था और इसी घटना के साथ साथ में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति भी हुई थी। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे एक बात कि जब शीत युद्ध हुआ तो अमेरिका और सोवियत संघ ने क्या किया? पूरे दुनिया में जितने भी देश हैं उन लोगों को अपनी ओर आने को प्रेरित किया कि आप मेरे गुट में शामिल हो जाओ, आप मेरे गुट में शामिल हो जाओ। आधी दुनिया, मतलब आधी से आधी दुनिया लगभग अमेरिका के गुट में चली गई, यानी पूंजीवादी विचारधारा को अपना लिया। कुछ देश थे जिन्होंने यूएसएसआर को अपना लिया, यानी समाजवादी विचारधारा को अपना लिया। बल्कि कुछ देश ऐसे भी थे जिन्होंने दोनों विचारधाराओं को नहीं अपनाया हुए अलग रहे। उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, जिसका नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन है। मतलब समझिए कि शीत युद्ध के कारण पूरा जो विश्व है वह 2 भागों में बट गया था, एक पूंजीवादी और एक समाजवादी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि अब हम लोग एक बात हम लोग को सोचना होगा कि क्या फायदा है छोटे देशों को कि वो बड़े देशों के साथ शामिल हो रहे हैं। आखिर मान लीजिए अगर हम भारत है या नेपाल या कोई भी देश है, अगर वो किसी बड़े देश में शामिल होगा तो उसको कुछ ना कुछ लाभ तो होना चाहिए ना। बिना लाभ के क्यों लाभ शामिल होगा? तो उसके लाभ क्या क्या है? छोटे देश को महाशक्ति में शामिल होने से क्या लाभ है? सबसे पहला बात, इन लोगों को सुरक्षा मिलता है। अगर कोई छोटा देश किसी बड़े देश के साथ में शामिल हो जाता है और दूसरा देश कोई उस पर दबदबा बनाएगा तो वह बड़े देश की मदद ले लेगा। पहला चीज यानी सुरक्षा मिल रहा है। दूसरा बात, आर्थिक सहायता मिलेगी। छोटे देश को अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वह बड़े देश से ले सकता है। तीसरा बात, सैन्य शक्ति मिलेगी, है ना। जब भी उसको सैन्य शक्ति की जरूरत पड़ेगी वो बड़े देश से मांग लेगा, ठीक ना। और चौथा बात क्या, हथियार मिलेंगे। आपको सुरक्षा के लिए अगर हथियार चाहिए तो आप बड़े देश से उधार या मतलब मदद के रूप में ले सकते हैं, ठीक है। इसी का उल्टा क्वेश्चन है कि छोटे देश को तो लाभ समझ में आ गया, बड़े देश छोटे देश को क्यों शामिल करते हैं? क्या इससे फायदा क्या है? सबसे पहला फायदा कि वे छोटे देशों को अपने सैनिक ठिकाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे सोवियत संघ ने क्यूबा को किया था अमेरिका के खिलाफ, ठीक है। दूसरा बात, यहाँ पे आपको सैन्य शक्ति मिलती है, आपको आर्थिक मदद मिलता है। छोटे छोटे देशों से अगर हम बहुत सारा पैसा इकट्ठा करें तो बहुत ज्यादा धनराशि इकट्ठा हो जाती है जो हमारे काम में आता है। साथ साथ में हमें सैनिक भी छोटे छोटे देश से बहुत सारे सैनिक मिल जाते हैं कम कीमत पर, यानी कि कम वेतन पर अच्छे सैनिक मिल जाते हैं, हथियार मिल जाते हैं, पैसे मिल जाते हैं और साथ साथ में वर्चस्व कायम होता है पूरे देश में। अगर कोई देश मेरे खेमे में शामिल है, मैं बड़ा देश हूं, अगर मैं किसी छोटे देश को शामिल कर लूं तो गारंटी बात है कि वह मेरा विरोध नहीं करेगा, वह मेरा समर्थन करेगा, यानी मेरा वर्चस्व फैलेगा। इसलिए बड़े देश छोटे देशों को मिला लेते थे, ठीक है। अब इसके बाद का कुछ पॉइंट है, अवरोध क्या है, अवरोध का तर्क क्या है ना। अवरोध का तर्क क्या है? तो अवरोध का तर्क का मतलब समझिएगा, अगर दो मजबूत देश हो, ठीक ना, तो और दोनों एक दूसरे के बीच में दोनों की नहीं बनती हो, मतलब दोनों के बीच में स्थिति जो है अमेरिका और सोवियत संघ की तरह, तो भी क्या दोनों आपस में युद्ध करना चाहेंगे? कोई भी देश युद्ध शुरू करना नहीं चाहेगा। क्यों नहीं चाहेगा? क्योंकि उनको पता है कि युद्ध अगर शुरू हो भी गया, मैं मजबूत भी हूं, मान लिया कि मैं उसे हरा दूंगा, लेकिन नुकसान मेरा भी होगा, हथियार मेरे भी जाएंगे, परमाणु नुकसान मुझे भी होगा, मेरे भी देश में तबाही होगी, मेरे भी देश के जो संपत्ति है नष्ट होगी, मेरे भी देश की जनता को चोट लगेगा और मेरी बदनामी भी होगी।
है ना। और इसी डर के कारण कोई भी बड़ा देश जो है युद्ध करने का खतरा मोल नहीं लेता है, और इसी को हम लोग अपरोध का तर्क कहते हैं। और ये तर्क जो है बहुत ही असरदार रहा शीत युद्ध में, जिसने 46 साल तक अमेरिका और सोवियत संघ को युद्ध करने से रोके रखा, 1945 से लेकर 1991 तक। ठीक है, आगे का पॉइंट है नाटो क्या है ना। नाटो क्या है? जैसा कि आप लोग जानते हैं अमेरिका और सोवियत संघ मिले हुए थे और कोशिश कर रहे थे कि हम पूरी दुनिया को क्या करेंगे, अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। पूरी दुनिया को क्या कर लेंगे, अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। तो ऐसे मुट्ठी में कर लेंगे, अपना वर्चस्व फैलाएंगे, अपने विचारों को फैलाएंगे। तो इसके लिए क्या अमेरिका का देश का जो राजनीतिक व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था थी, वह काफी था, इनफ था? नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपका वर्चस्व पूरी दुनिया में हो, तो आपको उसके लिए छोटे छोटे समिति, छोटे छोटे संगठन भी बनाने होंगे। आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े कोचिंग वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी एक मेन ब्रांच रखते हैं और बाकी कहीं कहीं अपने छोटे छोटे मिनी ब्रांच बना देते हैं, जिससे वो अपनी विचारधारा को फैला सकते हैं। व्यापारी भी इसी नीति को अपनाते हैं। साथ साथ में बहुउद्देशीय कंपनियां जो है वह भी इसी तरह का कार्य करती हैं। आपने अपने आसपास में जियो का कस्टमर केयर सर्विस सेंटर देखा होगा, तो क्या वही जियो का ऑफिस है? और भी बहुत सारे ऑफिस है, वह मेन ऑफिस नहीं है। ठीक उसी तरह अमेरिका भी ने क्या किया, एक अमेरिका की शासन व्यवस्था के साथ साथ में उसने 2-4 संगठन बनाए जो विश्व के अलग अलग हिस्सों में थे, जिसने उसके विचारों को फैलाने का काम किया, उसके वर्चस्व को फैलाने का काम किया। वो उन तीनों में उसने 3 संगठन बनाए थे। कौन कौन? पहला नाटो, दूसरा सीएटो और तीसरा सेंटो। ठीक ना। नाटो की अगर फुल फॉर्म की बात करें हम, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि जाना हमने, नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसने क्या किया, अटलांटिक वाले एरिया में 2-4 देशों का एक संगठन बना दिया, जिसमें पूंजीवादी विचारधारा थी, जिसका नाम रख दिया गया नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब की गई, तो ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण है, 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को। 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को नाटो का गठन किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य यह था कि इसमें शामिल सभी देश एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, और अगर किसी एक देश पर हमला होता है, उसमें शामिल अगर किसी एक देश पर भी हमला होता है, तो वे सभी अपने आप पर हमला मानेंगे और सभी मिलकर उस पर जवाबी कार्रवाई करेंगे। मतलब अगर 5 आदमी का संगठन है, 5 देश का संगठन है, उसमें किसी एक देश पे अगर कोई दूसरा देश हमला करता है, तो 5 देश मिलकर उसका जवाब देंगे। ठीक है, तो ये नाटो आपने समझ लिया। अब जानेंगे हम लोग सीएटो के बारे में। अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे? सीएटो के बारे में। अगर आप सीएटो का फुल फॉर्म देखें, तो साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक ना, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको फुल फॉर्म से ही पता चल रहा होगा, यानी ये दक्षिण पूर्वी एशिया में बना गया था, वहां के देशों को मिलाया गया था। यहाँ भी वही विचारधारा थी, यानी पूंजीवादी विचारधारा थी। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि सोवियत संघ यानी साम्यवादी जो विचारधारा है उसको दक्षिण पूर्वी एशिया में फैलने से रोका जाए। ठीक है, इसका यही उद्देश्य था। और सेंटो की फुल फॉर्म की बात अगर हम लोग करें, तो सेंटो का फुल फॉर्म होगा सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1955 में हुई थी और सीएटो की स्थापना 1954 में हुई थी। 4 अप्रैल 1949, 1954 और 1955। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए ताकि पूरे विश्व में, है ना, साम्यवादी विचारधारा को फैलने से रोका जाए। सेंटो का मुख्य उद्देश्य था साम्यवादी विचारधारा को फैलने से रोका जाए। सीएटो का फुल फॉर्म था कि एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया में साम्यवादी विचारधारा को फैलने से रोका जाए। नाटो का फुल फॉर्म था, नाटो का मूल उद्देश्य था कि नॉर्थ अटलांटिक में जो भी एरिया आते हैं उसमें साम्यवादी विचारधारा को फैलने से रोका जाए। वहां पे सभी मिलकर रहेंगे, साथ में रहेंगे, और अगर कोई एक देश पर हमला कोई करता है तो सभी मिलकर जवाबी कार्रवाई करेंगे। ठीक है, अब आप लोग समझ चुके हैं पूरा अमेरिका के तीनों संगठन के बारे में। अब हम लोग जानेंगे वार्सा पैक्ट क्या था। वार्सा पैक्ट क्या था, तो मैं आपको बताता चलूं, जैसा कि अमेरिका ने 3 संगठन बनाए थे, उसी के जवाब में सोवियत संघ ने क्या किया था, उसने एकमात्र संगठन बनाया था जिसका नाम था वार्सा पैक्ट, जिसकी स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी। और इसका सिर्फ एक उद्देश्य था कि इन तीनों संगठनों का विरोध करना है, इन तीनों संगठनों के द्वारा किए गए प्रभाव को उलट देना है, यानी किसी भी तरह पूंजीवादी विचारधारा को फैलने से रोकेंगे और समाजवादी विचारधारा को पूरी दुनिया में
फैलाएंगे और अपना वर्चस्व फैलाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद है शीत युद्ध का दायरा। आप समझते चलिए शीत युद्ध का दायरा क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इसे हम क्या समझते हैं। ठीक है, तो जैसा कि जानते हैं हम लोग शीत युद्ध, तो हम लोग जान चुके हैं कि हाँ दोनों देशों के बीच में वास्तव में कोई युद्ध नहीं हो रहा हो, लेकिन संभावना, उसको शीत युद्ध कहते हैं। दायरा क्या होता है, जब आप समझिए कि दो देश है और दोनों ही एक दूसरे, आप देखे होंगे कि अगर आस पड़ोस में मतलब कोई दो व्यक्ति रहे, दोनों ही डोनेट रहे, तो एक साल के अंदर दोनों के बीच में 2-4 युद्ध हो जाते हैं, आपस में बातचीत ही हो जाती है, गाली गलौज ही हो जाता है। मतलब आपस में दो पड़ोसी जब एक साल तक ठीक से नहीं रह सकते, तो दो विरोधी देश 46 साल तक क्या केवल विचारात्मक टकराव किए होंगे, दोनों के बीच में कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं हुआ होगा, हुआ था। 1945 से लेकर 1991 के बीच में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में बहुत बार ऐसी स्थितियां आई जहां पर दोनों के बीच में युद्ध भी हुए, और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि लगा पूरी दुनिया को कि तृतीय विश्व युद्ध होकर रहेगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ, तृतीय विश्व युद्ध नहीं हुआ, लेकिन छोटे मोटे झगड़े हुए थे, है ना। और इन्हीं छोटे मोटे झगड़े को हम लोग शीत युद्ध का दायरा कहते हैं। मतलब वैसी स्थिति जहां लगा कि तृतीय विश्व युद्ध होगा, किंतु ऐसी स्थिति नहीं आई, इस स्थिति से पूरा विश्व बचा रहा, इसे हम लोग शीत युद्ध का दायरा कहते हैं। बहुत ऐसा जगह है जहां पर अमेरिका और सोवियत संघ जो है एक दूसरे से लड़ पड़े थे। उदाहरण के लिए मैं देना चाहूंगा कोरिया, बर्लिन और कांगो। कोरिया में क्या हुआ था, 1950 से लेकर 53 के बीच में अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे से सीधे सीधे भिड़ गए थे। बर्लिन में 1958 से लेकर 62 तक हुआ था, और कांगो में 60 के दशक यानी 60 से लेकर 70 के बीच में हुआ था। ठीक है, तो ऐसी स्थिति हो गई थी जब दोनों आपस में लड़ चुके थे, ठीक ना, तो लेकिन फिर भी युद्ध नहीं हुआ था। और वैसी ही स्थिति है कि हमने क्यूबा का मिसाइल संकट भी पढ़ा, जो 1962 के करीब में हुआ था, है ना, जहां पर युद्ध होने वाला था लेकिन युद्ध नहीं हुआ था। इसे ही हम शीत युद्ध का दायरा कहते हैं। मतलब एक सीमा तक गया, एक लिमिट बॉर्डर तक पहुंचा, लेकिन बॉर्डर को क्रॉस नहीं किया, ठीक ना, युद्ध करने को तैयार हो गए थे लेकिन दोनों के बीच में युद्ध नहीं हुआ। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे, यहां तक हमने अमेरिका और सोवियत संघ के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। अब यहां से सिर्फ तीसरी पॉइंट यानी तीसरी दुनिया के बारे में जानेंगे। अब आप समझ रहे होंगे कि तीसरी दुनिया क्या है। तो सबसे पहली बात जान लीजिए, जैसे शीत युद्ध में पूरा विश्व दो भागों में बढ़ चुका था, अमेरिका समर्थित दुनिया और एक सोवियत संघ की समर्थित दुनिया। तो जो अमेरिका समर्थित दुनिया थी, पूंजीवादी विचारों को मानने वाली थी, उसे पहली दुनिया कहा गया। क्या कहा गया? पहली दुनिया। और जिन्होंने सोवियत संघ को सपोर्ट किया उसे दूसरी दुनिया कहा गया। और कुछ ऐसे देश थे जिन्होंने किसी देश को सपोर्ट नहीं किया, तो उसे तीसरी दुनिया कहा गया, ठीक ना। और तीसरी दुनिया का ही दूसरा नाम क्या है? तो गुट निरपेक्ष देश है, गुट निरपेक्ष देश है। हुआ यूं कि 1945 के बाद शीत युद्ध स्टार्ट हुआ था, और मतलब अमेरिका और सोवियत संघ ने देशों को अपने में मिलाना शुरू किया था। तो कुछ देश उसी वक्त आजाद हुए थे। उदाहरण के लिए भारत, मिस्र, उसके बाद हम लोग कहते हैं इंडोनेशिया इत्यादि कुछ ऐसे देश थे जो उसी समय आजाद मतलब स्वतंत्र हुए थे, स्वतंत्र हुए थे, मतलब हाल फिलहाल में आजाद हुए थे। ऐसी स्थिति में आजाद होने के बाद अगर वो किसी भी गुट में शामिल हो रहे थे तो उन्हें दोबारा गुलाम बनने का खतरा सता रहा था कि अगर हम किसी भी गुट में शामिल हो जाते हैं तो हमें उस देश की बात माननी होगी, यानी हम लोग फिर से गुलाम हो जाएंगे। हम अपने देश के लिए अच्छी नीतियों को खुलकर जो है कहीं क्रियान्वयन नहीं कर पाएंगे। तो इस स्थिति से बचने के लिए कुछ देशों ने मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया, जिसमें बहुत सारे देशों ने शामिल लिया। अब बात आती है कि इसकी गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो अगर हम बात करें इसमें शामिल होने, इसकी शुरुआत करने वाले देश की, तो सबसे पहले 3 देश सामने आए थे। कौन कौन से आए थे? यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर। इन तीनों ने मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की 1956 में। और इन्हीं के विचार से प्रभावित होकर 2 देश और, कौन कौन से? इंडोनेशिया के सुकर्नो और घाना के वोमे एनक्रुमा बाद में शामिल हो गए। अगर कुल मिलाकर कहे तो 5 संस्थापक देश यूगोस्लाविया, भारत, मिस्र, इंडोनेशिया और घाना ने मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की। इनके 5 नेताओं जिनको मैंने अभी नाम लिया और अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि इसकी शुरुआत की। और गुट निरपेक्ष आंदोलन में क्या किया? नवनिर्वाचित देशों को समझाया कि आप दोनों में से किसी देशों में शामिल मत होइए,
आप गुट निरपेक्ष रहिए। आपको क्या, आपका कार्य क्या रहेगा? आपका कार्य रहेगा अपने देश को आगे बढ़ाना, अपने देश के लिए अच्छी नीतियों का पालन करना, ना कि किसी एक गुट में शामिल होकर उसकी चापलूसी करना। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे बहुत सारे लाभ हुए, विकासशील देशों को और विकसित होने का अनुभव मौका मिला, अवसर मिला। उसके साथ साथ में वे अपनी नीतियों को खुलकर ले पाए, वे अपना विकास कर पाए और दोनों देशों के झंझट में नहीं पड़े। ठीक ना। अब अगला पॉइंट क्या है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन से भारत को क्या लाभ हुआ, है ना। कि गुट निरपेक्ष आंदोलन से भारत को क्या लाभ हुए? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन से भारत को जो लाभ हुए उनमें सबसे पहली बात हुई क्या कि भारत दोबारा गुलाम होने से बचा रह सका। अगर भारत किसी भी एक देश में शामिल होता, किसी भी एक गुट में शामिल होता, या पूंजीवादी या साम्यवादी गुट में, तो उसे दोबारा गुलाम होने का खतरा था। दूसरी बात क्या हुई, वह अंतर्राष्ट्रीय फैसले अपने हित में स्वतंत्रता से ले सका, मतलब वह किसी के दबाव में अंतर्राष्ट्रीय फैसले नहीं लिया, वह अपने खुद से स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे होते हैं उन पर फैसले ले पाया। तीसरी बात क्या है कि वह अपनी संप्रभुता को बनाए रख सका। ठीक है, और चौथी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि भारत हमेशा ऐसी स्थिति में बना रहा कि वह जब अगर कोई भी एक गुट अगर भारत पर दबाव बनाता है तो वह दूसरे गुट में आसानी से शामिल हो सकता था। मतलब न उसकी दुश्मनी अमेरिका से थी और न ही उसकी दुश्मनी सोवियत संघ से थी। भारत हमेशा बीच व बीच की स्थिति में बना रहा, जिससे अगर अमेरिका भारत पर दबाव बनाता तो वह रूस के साथ मिल सकता था, यानी संयुक्त संघ के साथ मिल सकता था, और अगर संयुक्त राष्ट्र अगर भारत पर दबाव बनाता तो वह क्या नाम है, अमेरिका के साथ में मिल सकता था। ठीक है, इसका मतलब वो क्या कि भारत अपनी बीचों बीच की स्थिति बरकरार रखा। ये लाभ भारत को गुट निरपेक्ष आंदोलन से हुए। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की आलोचना क्या है। बात ऐसी है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की कुछ राजनेताएं आलोचना करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 5 देशों ने मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की थी और पूरी दुनिया को एक तीसरा विकल्प दिया था, अमेरिका और सोवियत संघ के गुट में शामिल होने के बजाय तीसरा एक अवसर उनको प्रदान दिया था। ठीक ना। तो ऐसी स्थिति में हुआ क्या था कि 1971 ईस्वी में जब पाकिस्तान बांग्लादेश के ऊपर दबाव बना रहा था, बांग्लादेश के साथ में वह युद्ध कर रहा था, तो भारत ने बांग्लादेश का समर्थन किया था, जिस कारण भारत और पाकिस्तान में युद्ध छिड़ गया था। कब? 1971 ईस्वी में। तो 1971 ईस्वी में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ गया था, उस वक्त पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद ले ली थी और अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद की थी। ऐसी स्थिति में यदि भारत ने क्या किया था, इस स्थिति से निपटने के लिए सोवियत संघ के साथ 20 साल का एक एग्रीमेंट बनाया था। ठीक ना, 20 साल का एक एग्रीमेंट बनाया था, जिसमें यह बताया गया था कि सोवियत संघ जरूरत पड़ने पर भारत की मदद करेगा। यह सिर्फ मजबूरी बस था। ऐसा इसलिए था कि अगर भारत सोवियत संघ की मदद नहीं लेता तो अमेरिका भारत पर दबाव बना सकता था पाकिस्तान की तरफ से। ठीक है, तो अपनी सुरक्षा के लिए भारत ने सोवियत संघ के साथ 20 साल का एग्रीमेंट बनाया था। और जबकि गुट निरपेक्षता में क्या होता है कि वह किसी भी गुट में शामिल नहीं हो सकता, आप लोग पहले ही जान चुके हैं। ठीक है, तो इसी विचलन को बहुत सारे राजनेता जो है वह गुट निरपेक्षता का विचलन कहते हैं और कहते हैं कि भारत ने गुट निरपेक्षता का पालन नहीं किया, भारत ने गुट निरपेक्षता की आड़ में अपने स्वार्थों की सिद्धि की है, मतलब अपने काम को निकाला है। ठीक ना, और आखिरकार वह सोवियत संघ के खेमे में शामिल हो गया था। लेकिन बात ऐसी नहीं है, भारत ने सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा किया था और सुरक्षा में उठाया गया कोई भी कदम गलत नहीं होता है। तो इस हिसाब से अगर कहें तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की आलोचना जो है वह सही नहीं। ठीक है, अब जो अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है वह क्या है, वह है अंकटाड। अंकटाड मतलब UNCTAD क्या है ना, UNCTAD क्या है। अगर बात करें हम इसकी फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन काउंसिल ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। यूनाइटेड नेशन काउंसिल ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, यूनाइटेड नेशन काउंसिल ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। इसका मतलब क्या हुआ, व्यापार और संचार पे लगाया गया एक मतलब ये क्या था, एक एग्रीमेंट था जो 1972 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1972। स्क्रीन पे आप सामने क्वेश्चन देख रहे होंगे। अंकटाड जो है उसका जो शुरुआत हुई थी वह 1972 ईस्वी में एक एग्रीमेंट लाया गया था, जिसके तहत क्या हुआ था, जिसके तहत मतलब विकासशील देशों को अवसर प्राप्त हुआ था कि वह अपने देश की जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर अपने अधिकार कर सके और अपने देश में निर्मित वस्तुओं को पश्चिमी देशों तक जाके बेच सके,
तकनीकी जो वस्तुएं होती हैं उन पर हम लोग विकासशील देशों का जो कर होता है वह कम हो, और इस तरह विकासशील देश व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। होता यूं था कि जब 1972 के आसपास जो समय चल रहा था, उस समय विकासशील देशों का व्यापार में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं था। व्यापार पर पश्चिमी देशों का छाप पड़ चुका था। मतलब क्या है कि पश्चिमी देश के जो देश हैं, जैसे ब्रिटेन हो गया, अमेरिका वगैरह हो गए, वे पूरी दुनिया पर व्यापार कर रहे थे। इसी की बजाय इसके जो विकासशील देश थे उनको व्यापार करने का मौका नहीं मिल पा रहा था। और इसके साथ साथ ही हमारे देश के जो संसाधन थे उस पर भी हमारा अधिकार नहीं था। मतलब विकासशील देश के जो अपने संसाधन है उसका भी इस्तेमाल पश्चिमी देशों के लोग ही करते थे। तो इस बात से परेशान होकर जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो सदस्य थे, जो गुटनिरपेक्ष संगठन था, उसने मिलकर एक फैसला लिया कि विकासशील देशों के लिए एक ऐसी नीति लाई जाए, एक ऐसा एग्रीमेंट बनाया जाए जिसमें विकासशील देशों को भी व्यापार करने का अवसर मिल सके। तो इसी के उद्देश्य से UNCTAD की स्थापना की गई थी 1972 ईस्वी में। याद रखिएगा 1972 ईस्वी में इसके तहत किया गया था क्या कि विकासशील देशों को अपने देश की संपत्ति, जो प्राकृतिक संसाधन है, उस पर अधिकार होगा, तकनीकी पे कर कम होगा, अपने सामान को वो पश्चिमी देशों के बाजार तक जाके बेच सकेंगे और अपने व्यापार क्षेत्र को बढ़ा सकेंगे। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे लास्ट पॉइंट, जिसके साथ साथ में हम लोग का ये चैप्टर शीत युद्ध का दौर फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसका नाम क्या है? गुट निरपेक्षता, पृथकतावाद और तटस्थतावाद। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि गुट निरपेक्षता पृथकतावाद है या तटस्थतावाद है। ठीक ना, सबसे पहले बात समझिए, कुछ लोग जो है गुट निरपेक्षता को पृथकतावाद मानते हैं, कुछ लोग गुट निरपेक्षता को तटस्थतावाद मानते हैं। सबसे पहले जानिए पृथकतावाद क्या है, तटस्थतावाद क्या है ना। आप देखिए, पृथकतावाद का मतलब क्या है? खुद को दूसरे से काट कर रखना, खुद को दूसरे से काट कर रखना। अगर कोई देश अपने आप को पूरी दुनिया से काट कर रख रहा है, मतलब दुनिया से उसको कोई मतलब नहीं हो, कोई लेना देना नहीं हो, तो हम कहेंगे कि वह देश पृथकतावाद की नीति का पालन कर रहा है। ठीक ना, 1787 ईस्वी में अमेरिका ने इसी नीति का पालन किया था। कब से कब तक? तो 1787 से लेकर 1914 तक, जब उसमें हाल फिलहाल में स्वतंत्रता हुई थी, जब वह आजाद हुआ था, तो अपने देश को मजबूत करने के लिए वह 1787 से लेकर 1914 तक पृथकतावाद नीति का पालन किया था। मतलब पूरी दुनिया से खुद को काट कर रखा था। पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, इससे उसको कोई मतलब नहीं था। जैसे अभी उदाहरण के लिए देख लीजिए, अगर क्रिकेट होता है तो हमारे देश के जो क्रिकेटर होते हैं, प्लेयर होते हैं, वो दूसरे देश में जाकर खेलते हैं, दूसरे देश के प्लेयर हमारे देश में आकर खेलते हैं। अगर ओलंपिक हो तो उसमें भी हमारा देश पार्टिसिपेट करता है। कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो जैसे पर्यावरण संबंधी अथवा प्रदूषण संबंधी, तो भारत उसमें भाग लेता है। मतलब भारत पृथकतावाद की नीति का पालन नहीं करता। भारत विश्व के साथ सामंजस्य बनाए करके रखा हुआ है, वह विश्व के साथ कटा हुआ नहीं है। तो और जो कुछ लोगों का कहना था कि गुट निरपेक्षता जो है वह पृथकतावाद है, लेकिन यह गलत है। क्योंकि गुट निरपेक्ष आंदोलन में जितने भी देश शामिल थे, वे सभी विश्व के महत्वपूर्ण मुद्दों में भाग लेते थे और विश्व के भलाई, जैसे पर्यावरण हो गया, प्रदूषण इत्यादि संबंधी मुद्दे जो है, विश्व शांति के जो मुद्दे हैं, उन पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी, भाग लेती थी। इसका मतलब गुट निरपेक्षता पृथकतावाद तो नहीं है। अब जानिए कि गुट निरपेक्षता तटस्थता क्या होता है। क्या गुट निरपेक्षता तटस्थता है? तटस्थता का मतलब क्या होता है कि यदि कोई दो देश आपस में लड़ रहे हो और मुझे तटस्थता की नीति का पालन करना हो, तो मैं उनसे कोई मतलब नहीं रखूंगा। अगर वे दोनों आपस में लड़ भी रहे हैं तो मुझे बीच में छुड़ाने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो कुछ लोग कहते थे कि जो गुट निरपेक्षता है, तटस्थता है, इसका मतलब अगर सोवियत संघ और अमेरिका आपस में लड़ भी जाते हैं तो गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल देश उसको छुड़ाने नहीं जाएंगे, विश्व की शांति के लिए तीसरे विश्व युद्ध को रोकने नहीं जाएंगे, अर्थात युद्ध से उनको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं था। गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल बहुत सारे देश, बल्कि अपना देश भारत भी, बहुत बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जब अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे से भिड़े और उस भिड़ंत को रोकने के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के देशों ने भाग लिया और उन्होंने तृतीय विश्व युद्ध होने से रोका भी। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने तटस्थता की नीति का पालन नहीं किया, यानी विश्व शांति के लिए उन्होंने अच्छे बेहतर प्रयास किए। इसका मतलब जो है कि गुट निरपेक्ष ना तो पृथकतावाद है और ना ही तटस्थता। ठीक ना, इसी पॉइंट के साथ हमारा चैप्टर शीत युद्ध का दौर यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक ना, और ये मेरी गारंटी है कि इस वीडियो को अगर आपने कंप्लीट देखा है, एक या दो बार देखा है, तो इसके बाद आपको किसी दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको कोई दूसरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी गाइड को देखने की जरूरत नहीं है, किसी क्वेश्चन बैंक को देखने की जरूरत नहीं है। मतलब इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आते हैं मैंने सारे आपको कवर करा दिए हैं, है ना, और बहुत ही कम समय में।
ठीक है। इसके बाद एक और वीडियो आएंगी जो ऑब्जेक्टिव की होगी, जिसमें आपको इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे, जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्टअप करेगा और आपके एग्जाम में डेफिनेटली नंबर को बढ़ाएगा, ठीक है। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, आपने इतना देर देखने के बाद आपको अगर ऐसा लग रहा है कि हमारी वीडियो आपको एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगी, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने बोर्ड एस्पिरेंट दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे तरफ से मिलने वाले हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके और आप अपनी तैयारी में 4 चांद लगाकर बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त करके अपने मम्मी पापा, समाज और गुरुजनों का नाम रोशन करें, साथ ही हमारे चैनल को भी ग्रो अप कराएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इंतजार कीजिए एक नए वीडियो का।